तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन गैंग के एपिसोड 133 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहां पर सेक्टर लीडर राइटियस हिमालय अलायंस की वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनके सामने माउंट हुआ के लीडर खड़े होते हैं और वो किसी बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पर एक आर्म्ड एस्कॉर्ट एजेंसी होती है जो कि दूसरे लोगों को एस्कॉर्ट करती है उनका माल पहुंचाने का। आपको एस्कॉर्ट टीम के बारे में पता है कि वो लोग फीस लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और कुछ माल वगैरह जो होता है या फिर जो कार्ड्स वगैरह होती है या फिर किसी को स्पेशल फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी हो तो उनको सिक्योरिटी करते हैं और बैंडिट्स वगैरह से उन्हें लूटने से बचाते हैं। तो जहां पर सारे का सारा झगड़ा उसी से चल रहा होता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वो उसे कहता है कि यहां पर तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेक्टर यानी कि हुआ सेक्टर से छोड़कर जोंगनैन सेक्टर को क्यों दे दिया जबकि हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। तो हिमालय राइटियस अलायंस के लीडर उसे कहते हैं कि ये इस बात तो खुद वहां पर एस्कॉर्ट टीम के जो मैनेजर है उसने आकर मुझसे बात की थी, उसने रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग जो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो जोंगनैन के साथ कर दिया जाए, तुम्हारे साथ ना किया जाए। ये बात सुनने के बाद माउंट हुआ के सेक्टर लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग तो पिछले कई सालों से हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ था, माउंट हुआ के साथ था, अब अचानक से वो यहां पर आकर सर्विसेज के लिए बात कैसे कर सकते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाना है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं। वो खुद मेरे पास आए थे और आकर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने यहां पर ये भी बात बताई कि आखिर वो लोग यहां पर ये क्यों करना चाहते हैं। आर्म्ड एजेंसी का जो लीडर था उसने मुझे आकर ये बात बताया कि तुम लोग उनके पास से ज्यादा एक्सटॉर्शन फीस मांग रहे थे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें उनके पास से जितनी फीस मिलनी थी उससे ज्यादा मांगना ये तो एक बहुत ही अनजस्ट क्राइम है। अगर तुम उसके पास से ज्यादा पैसे मांगे तो उसका मतलब यह है कि तुम लोग करप्शन कर रहे हो। वो लोग यहां पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हें कहां से देंगे, इतना वो बिजनेस नहीं करते जितना तुम उनके पास से पैसा ऐंठ लेते हो। इसी वजह से उन्होंने यहां पर आकर हमसे बात की थी। तो माउंट हुआ के सेक्टर लीडर से कहते हैं अगर ऐसी बात थी तो आप यहां पर मुझे वार्निंग दे सकते थे, आप हमें बता सकते थे कि हम लोग गलत कर रहे हैं और हम लोग उसके बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव करते, लेकिन यहां पर डायरेक्टली हमारे दुश्मन को उनका कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी। तो सेक्टर लीडर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि माउंट हुआ के साथ वो लोग और ज्यादा डीलिंग नहीं करना चाहते क्योंकि उसने खुद ही कहा कि उन्हें तुम्हारे साथ और कोई बिजनेस नहीं करना। तो फिर मैं यहां पर और ज्यादा क्या कर सकता था। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए क्योंकि ये बात तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्कॉर्ट एजेंसी वो तुम्हारे बाप की है या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी में आती है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी मर्जी के साथ जहां पर जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं और तुम लोग जहां पर उनके साथ जो कुछ भी कर रहे थे मुझे तो लगता है कि हिमालय राइटियस अलायंस यानी कि राइटियस सेक्टर होने के नाते मुझे यहां पर तुम्हें इस बात की सजा देनी चाहिए। तो इस बात से माउंट हुआ का लीडर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहां पर हमारे माउंट हुआ को कमजोर समझ रहे हो, क्या तुम यहां पर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा हूं, हाँ मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। और इस बात से माउंट हुआ का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से उनके सामने पड़ा हुआ टेबल टूट जाता है। जब वो टेबल टूट जाता है तो सेक्टर लीडर बड़ी आराम से वहां पर बैठे होते हैं और साथ उनके हाथ में जो कप होता है वो भी वहां पर से खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पुराना सेक्टर लीडर था उसका दिमाग खराब हो गया जिसने यहां पर तुम्हें अपना नया सेक्टर लीडर बना दिया माउंट हुआ का, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम सेक्टर लीडर बन सको। मुझे लगता है कि तुम्हें रिप्लेस करने का वक्त आ चुका है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। उसकी सिर्फ एनर्जी के प्रेशर के साथ ही माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो होता है वहीं पर उसका सर टेबल के ऊपर आकर पटकता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और क्या करूंगा, तुम्हारे क्राइम्स की तुम्हें यहां पर सजा दी जाएगी। अगर तुम यहां पर मेरे पास नहीं आते और आकर मुझसे बात नहीं करते तो मैं इस मसले को ऐसे ही जाने देता, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। या तो मैं तुम्हें ठंडा प्रिजन में 3 साल के लिए भेज दूं या फिर यहां पर पब्लिकली तुम्हारे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो माउंट हुआ का सेक्टर लीडर से कहता है कि मैं ठंडा प्रिजन में नहीं जाना चाहता। तो वो कहते हैं तो भी ठीक है, तुम्हें यहां पर पब्लिक शेम का सामना करना पड़ेगा, पब्लिकली सभी को बताया जाएगा कि तुमने करप्शन की है। और यहां पर वो इस केस को हल कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डिमोनिक पवेलियन का दिखाया जाता है जहां पर 6 यंग मास्टर को दिखाता है कि वो हमारे हाजिन को अपने साथ लेकर बाहर टहलने के लिए आता है। वहां पर आने के बाद वो उससे बातें कर रहा होता है और वहीं पर बातें करते करते वो हाजिन से कहता है कि अगर मेरी फैमिली यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा ऐसा क्राइम करती है क्योंकि तुम यहाँ पर अब यंग सेक्टर लीडर बन गए हो तो क्या तुम मेरी फैमिली को माफ कर दोगे। क्योंकि 6 यंग मास्टर को ये पता होता है कि उसके फादर ग्योंग पैट्रियार्च जो है वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा हाजिन भी उसकी बातों को सुनने के बाद सोच रहा था कि देखो तो जरा, हालांकि ये एक छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अपनी पूरी फैमिली का भार अपने कंधों पर उठाना चाहता है। इसे पता होगा कि उसके डैड यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ तो मैंने पहले से मसला हल कर दिया है तो इसे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 6 यंग मास्टर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरी फैमिली कभी कोई ऐसा क्राइम करती है तो तुम उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मुझे देना, मेरी फैमिली को छोड़ देना और सिर्फ मुझे यहाँ पर सजा देना। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम फैमिली का भार उठा सको, अभी तुम्हारे फादर ग्योंग पैट्रियार्च जिंदा हैं और ये भार उन्हें उठाने दो। साथ ही वो उसे कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो, काफी अरसा हो गया ड्रिंक
पिए हुए तो घर जाकर एंजॉय करते हैं और वो उसे अपने साथ लेकर घर आता है, जहां पर अंगुआ, फ्रोस्ट प्रिंसेस और साथ में वहीं पर डोंगपेल भी होता है। वो तो हमेशा उसके साथ ही होता है। तो सभी लोग वहां पर एंजॉय करते हैं और बहुत सारी ड्रिंक्स पीते हैं। काफी सारा हल्ला गुल्ला करने के बाद वहां पर से हमारा हाजिन बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद कहता है काफी अरसे के बाद मैंने इतना ज्यादा पिया है। जब वहां पर खड़ा होता है इसी के साथ ही वहीं पर हमारी गोल्डी उसके पास आती है। तो गोल्डी उसके पास आती है और उसके साथ प्यार कर रही होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि गोल्डी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही उसे कहता है लगता है कि तुमने पेट भर का खाना खाया। मैंने सुना है कि तुम फैसिलिटी मास्टर के पास से जो मीट लाया गया था उसको तुमने यहाँ पर अपने टाइगर के साथ 50-50% शेयर किया है। चलो कम से कम तुम्हें यहाँ पर ये तो पता चला कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। और टाइगर भी वहां पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अंगवा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है तुम्हारे साइज के बड़ा होने की वजह से। अंगवा अंदर बैठी रो रही होती है और कहती है कभी ये इतनी छोटी सी हुआ करती थी और मैं यहाँ पर इसे मीट बनाकर देती थी, लेकिन अब देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, ये मेरी गोल्डी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा हाजिन वहीं पर अपने बीस्ट के साथ बैठकर आसमान देखता और कहता है कि आज का आसमान बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि अब आगे का क्या प्लान होगा। जिस तरह मैंने सोचा था कि यहाँ पर सक्सेसर बनने के बाद आर्मीज को लूंगा और जाकर हिमालय राइटियर्स अलायंस और आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसी के साथ उसे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर मास्टर गू की बात याद आती है। क्योंकि मास्टर गू ने उससे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि तुम सक्सेसर बनने के बाद आर्मी को लोगे और जाकर राइटियर्स हिमालय अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर दोगे तो फिर ये बहुत ज्यादा शेल्फिश होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से डिमोनिक कल्ट के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। उन सभी का उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ तुम अपने मकसद के लिए यहाँ पर उनको इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रजा के बारे में सोचना होगा। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सोचने के बाद वहां पर यह सोच रहा होता है कि यहाँ पर उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, अगर मैं ये करूंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश कहलाऊंगा और मेरे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे जिससे हमें यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना होगा। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर एक नया प्लान बनाना होगा, जिसके लिए वो जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास आधी रात के वक्त ही चला जाता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें बुलाने वाला था, मेरे साथ आ जाओ। और वो उसे अपने मेन रूम के अंदर लेकर जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये रूम भी यहाँ पर है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ये रूम यहीं पर था, लेकिन आज से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया। और वहीं पर सामने एक डिटेल मैप पड़ा होता है। टेबल के ऊपर मैप को देखकर हमारा हाजिन कहता है कि ये मैप तो काफी ज्यादा बड़ा और ऊपर से बहुत ज्यादा परफेक्ट भी लग रहा है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट बताते हैं कि बाकी के तीनों अलायंसेस में से हमारा मैप सबसे ज्यादा परफेक्ट है। और साथ ही उसे बताते हैं मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम राइटियर्स हिमालय अलायंस को बर्बाद करना चाहते हो, क्या सभी लोगों को मारना चाहते हो या सिर्फ उनकी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हो। तो हाजिन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर निर्दोष लोग भी रहते हैं, मैं सभी को तो नहीं मार सकता। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहते हैं तो फिर ठीक है। और अपने पास से वो एक पेपर निकालते हैं और वहां पर सामने उसे दिखाते हैं और कहते हैं यहाँ पर देखो हमारी नई इंफॉर्मेशन जो हमारे कुछ सूत्रों से पता चली है, उसके मुताबिक माउंट हुआ जो कि हिमालय राइटियर्स अलायंस में है और उनका एक साथी था, उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस किया गया है कि उन्होंने करप्शन की है, जिसकी वजह से माउंट हुआ के लीडर को बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रिबेलियन करने के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर ये बात सुनने के बाद खुश होता है। तो उसे कहते हैं बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या होने वाला है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर अब क्योंकि सक्सेसर हूं तो मैं डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं ले सकता, मुझे जाकर डीमन लीडर से बात करनी होगी, मुझे डीमन गार्ड से बात करके फिर ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 133 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 134 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन को पता चलता है कि इस वक्त माउंट हुआ के नाम का एक सेक्टर है जो कि राइटियर्स हिमालय अलायंस के अंडर काम करता था, लेकिन वो रिबेलियन कर रहा है। तो वो इस सिलसिले में बात करने के लिए डीमन एम्परर के पास जाता है। तो डीमन एम्परर को बताया जाता है कि थर्ड प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है ठीक है, उसे अंदर भेज दो। और उसके अंदर आने के बाद उसे कहते हैं तो फाइनली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, चलो जल्दी से इसको पी लो। तो वो उसे कहता है कि ये क्या आप यहाँ पर आज कोई और वाइन पी रहे हैं, पहले तो आप यहाँ पर दूसरी वाली योक्शियन सिमजू पीते हैं। तो वो कहता है कि हाँ आज यहाँ पर मेरा मूड था इसको पीने का। और इसी के साथ ही वो उसी के पास ही वहां पर बैठ जाता है। वहां पर बैठने के बाद डीमन एम्परर जो होता है उसके ग्लास में वाइन डालते हैं और उसे कहता है कि चलो यहाँ पर पी लो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम इतनी रात के वक्त भी यहाँ पर बैठकर पी रहे हो, तुम सोते कब हो। तो डीमन एम्परर से कहता है कि जब मुझे यहाँ पर लगता है कि मुझे सोना चाहिए तब मैं सो जाता हूँ। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी कोरोनेशन सेरेमनी जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, यानी कि तुम्हें वहां पर घोषित किया गया, सभी के सामने
सक्सेसर घोषित किया गया है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ पर अपीयर हुआ था और बाकी का सब काम तो वहाँ पर लोगों ने किया था और उन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। इसके साथ ही मानो हाजिन उसे कहता है कि वहाँ पर आते हुए रास्ते में पहले मैं मिलिट्री ऑफिस में गया था जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट मुझे अपने ऑफिस में लेकर गए थे। तो वो उसे कहता है कि वो जगह हमेशा काफी ज्यादा खराब दिखती है। तो मानो हाजिन कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ने मुझे एक पेपर दिया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तो वो पेपर उसके सामने रखता है। तो डीमन एम्परर उस पेपर को देखते हैं और कहते हैं तो माउंट हुआ के लोग यहाँ पर रिबेलियन कर रहे हैं, ये सब कुछ तो हमेशा से इसी तरह से चलता आ रहा है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आपको पहले से इस बारे में पता था? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे राइट के सिमलियन अलायंस के बारे में सब कुछ पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए तुम यहाँ पर हिमालय राइटियस अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस दोनों को बर्बाद करना चाहते हो। क्या सिर्फ और सिर्फ सपने की वजह से है? जबकि तुम यहाँ पर सेकंड इन कमांड हो, यानी कि अब तुम यंग कल्ट लीडर बन चुके हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी की सारी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे डिमोनिक कल्ट के लोग राइटियस हिमालय अलायंस से नफरत क्यों करते हैं और राइटियस हिमालय अलायंस क्या चीज है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं कि आज से 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चेंज किया था ताकि कोई दूसरा हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर आकर हमें टेंटेड ना करे, जिस तरह से मास्टर डैम ने राइटियस हिमालय अलायंस को टेंटेड किया है, यानी कि उसको पैल्यूटेड किया है। उनका अलायंस लीडर जो है मास्टर डैम, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है और बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा चालाक है, इतना ज्यादा चालाक जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि शक्ल से वो बहुत ज्यादा राइटियस दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा कमीना और बहुत ज्यादा डेविल है। तो हमारे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग भी डेविल नहीं होंगे जितना ज्यादा वो है। मुझे लगता है कि उसकी सोचरी और उसके जो तरीके थे वो सारे के सारे काम कर गए, इसी वजह से अब वो यहाँ पर उनकी अलायंस का लीडर बन चुका है। तो हमारा हाजिन उनसे कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या आप उसके बारे में इतना कुछ जानते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो हाजिन कहता है कि लेकिन उसका तरीका क्या था, उसने किस तरह से यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को बात के लिए मना लिया कि वो सेक्टर का लीडर बन सकता है। तो वो कहते हैं कि उसके पास जो चालाक दिमाग है, उस चालाक दिमाग की मदद से उसने सभी लोगों को यहाँ पर ख्वाहिश के ऊपर लगा दिया। सभी लोगों के मन में यहाँ पर ये डिजायर थी कि वो लोग यहाँ पर और ज्यादा पावर को हासिल करें और वो मिडिल मैन बनकर यहाँ पर सभी के दरमियान में हेरा फेरी करवाता रहा, एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के साथ लड़वाता रहा ताकि उन सभी को यहाँ पर अपने बेनिफिट्स मिलते रहे। और बीच में रहकर वो एक काठपुतली के तौर पर लीडर बन चुका था और सभी लोग यहाँ पर उसको लीडर मानते थे। उन्हें लगा कि वो सभी लोग उसे यहाँ पर कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर से बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में उन सभी लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में जो कमीना इंसान सेंटर में बैठा हुआ है वही उनके ऊपर एंड के ऊपर जाकर इतना पावरफुल इंसान बन जाएगा कि सभी लोगों को उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बाकी के जितने भी छोटे सेक्टर्स और जितने भी नोबल फैमिलीज थी उन सभी के सीक्रेट्स उसके हाथे चढ़ चुके थे। उन सभी सीक्रेट्स को यूज करने के बाद वो सेक्टर लीडर बन गया और उसके बाद से जब वो सेक्टर लीडर बन गया उसने बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पिल्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। उसने आसपास की दुनिया से भी बहुत सारी पिल्स मंगवाई और उन सभी को कंज्यूम करना शुरू किया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लेकिन यहाँ पर ये बात सभी लोग जानते हैं कि पिल्स को खाने की वजह से कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। तो वो कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि सिर्फ पिल्स को खाने से कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। उसने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को एक्वायर किया और बहुत सारी ट्रेनिंग की, जिसके बाद अब यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में इस वक्त वो मार्शल आर्टिस्ट में टॉप 10 की रैंकिंग में आता है, यानी कि वो मार्शल आर्ट्स में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हमारे पुराने डीमन किंग जो है वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते और तुम भी यहाँ पर अगर उससे जाकर फाइट करते हो तुम भी उसे कभी हरा नहीं पाओगे। तुम्हारा हाजिन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे वहां पर ये बात करता है तो उसका किलिंग इंटेंट भी रिलीज होता है। तो डीमन किंग उसके किलिंग इंटेंट को महसूस करते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए इसका किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी कोर यहाँ पर डिमोनिक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो उसे नफरत करता है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो कोई पर्सनल ग्रज है जिसकी वजह से ये उसे मारना चाहता है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर से अपनी आर्मी को लेकर माउंट हवा को यूज करने वाले हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो डीमन एम्परर कहता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हाजिन कहता है लेकिन इस बात का क्या मतलब है, मैं अब यंग कल्ट लीडर हूँ, यानी कि मैं आर्मी को यूज कर सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुम यूज कर सकते हो, जरा मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो उसे यहाँ पर कुछ समझाने लगे हैं कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली किसी के ऊपर इस तरह से अटैक करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें ये लगता है कि माउंट हुआ के लोग रिबेलियन कर रहे हैं, लेकिन असल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मास्टर डैम ही करवा रहा है। वो उसे अपने साथ जजमेंट पवेलियन के अंदर लेकर जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आता हूँ हर बार ये जगह मुझे नई जैसी लगती है, क्योंकि हर बार यहाँ पर सीनरी चेंज हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ की जो इल्यूजनरी फॉर्मेशन है वो बिल्कुल उस जंगल की तरह है जहाँ पर तुम रह कर आए थे। 8 महीने तुमने बैम्बू ट्री जंगल के अंदर गुजारा था और वहाँ की इल्यूजन फॉर्मेशन और यहाँ की इल्यूजन फॉर्मेशन दोनों एक जैसी हैं। बैम्बू ट्री जंगल जो है उसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, यानी कि वो हमारे इस डीमन सेक्टर से भी पहले का है। वो बहुत ज्यादा पहले से यहाँ पर बना था और उसके बाद हमने यहाँ पर डीमन सेक्टर बना लिया। तो और साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने वहाँ पर कुछ ऐसे क्रीचर्स को
भी देखा होगा, कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स को देखा होगा जो तुम बाकी दुनिया में नहीं देख सकते। तो वो कहता है कि हाँ ये ऐसी बात है, मैंने वहां पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट को देखा था जो बाकी दुनिया में नहीं होते। तो वो से कहता है कि वहां पर से तुम अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आए थे। तुम्हारा हाचिन कहता है कि हाँ मैं वहां पर से गोल्डी को लेकर आया था। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पर हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, तुम इसको गोल्डी कहते हो लेकिन असल में उसका नाम जैकाल है। जैकाल के बारे में एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि वो उसी जंगल के अंदर रहता है, वहीं पर बड़ा होता है, वहीं पर मर जाता है, दोबारा से जिंदा होता है, फिर से बड़ा होता है, इस तरह उसका साइकिल चलता रहता है। वो उस जंगल को वहां पर एनर्जी देता है, लेकिन उसके बाद अचानक वो तुम्हारे साथ बाहर आ गया। उसके बारे में कहानी ये भी कही जाती है कि जैकाल जहां पर भी अपीयर होता है उस जगह के ऊपर जंग छिड़ जाती है। और मुझे लगता है कि अब जबकि जैकाल जहां पर अपीयर हुआ है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी कोई जंग छिड़ सकती है। डीमन एम्परर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त जो टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सभी लोगों में क्या खास बात है। तो वो कहता है कि उन सभी की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो तुम्हारी भी काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि तुमने इस टेक्निक को खुद बनाया है, तो लेकिन इसमें क्या कमी है। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। तो मास्टर से कहता है कि उसमें यह कमी है कि उसकी हिस्ट्री नहीं है, यानी कि किसी को तुम्हारी टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये टेक्निक कैसी है, इसी वजह से तुम ज्यादा फेमस नहीं हो। इसी के साथ ही हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि बाकी के सभी टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट इसी वजह से टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट कहलाते हैं कि उन सभी के पास अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, जबकि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल हो। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ, वो टेक्निक जो कि तुम्हारे पास जिसकी कमी है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक ये नहीं पहचाने जाते कि तुम मेरे डिसाइपल हो, क्योंकि तुम डीमन एम्परर के डिसाइपल और साथ ही तुम अगले कल्ट लीडर बनने वाले, तो तुम्हारे पास ये वाली टेक्निक तो जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं जो कि उनकी अपनी खास टेक्निक होती है, जिसे सॉवरियन डीमन एम्परर टेक्निक कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं इस टेक्निक को तुम्हें मास्टर करवाने वाला हूँ। तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के बाद कोई भी यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद ही कह सकता है कि तुम यहाँ पर डीमन कल्ट लीडर के ही डिसाइपल हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 134 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन से कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी एम्परर सॉवरियन स्ट्रैप टेक्निक देने वाला हूँ। ये वाली एम्परर सॉवरियन टेक्निक जो है ये मेरे पहले एक डिसाइपल को दे चुका हूँ और तुम्हें भी यहाँ पर ये टेक्निक देना चाहता हूँ, और उसके बाद ये तुम्हारी सिग्नेचर टेक्निक बनेगी और सभी लोग इस बात को पहचान सकते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल हो। हमारा हाजिन जो होता है वो डीमन एम्परर से कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को फर्स्ट यंग मास्टर को क्यों दिया था। क्या आपको भी पता था कि वो इस लायक नहीं है कि उसे टेक्निक दी जा सके। तो डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली बात मास्टर गू ने बताई होगी, क्योंकि मास्टर गू के बारे में तुम्हें ये बात तो पता चली गई होगी कि वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल था, और ये बात वाकई में सच है कि कभी भी वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल हुआ करता था। साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मास्टर गू ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा कि कभी वो यहाँ पर हिमालय राइटर्स अलायंस की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई था जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन उस लड़के को यहाँ पर आने के बाद जब मैंने उसे डिस्कवर कर लिया तो मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। जब मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया तो यहाँ पर काफी अर्सा रहने के बाद वो हिमालय डीमन राम में नहीं पहुंच पाया। मुझे तो लगा था कि वो हिमालय डीमन राम में पहुंच जाएगा, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा राइटियस था जिसकी वजह से वो कभी भी डिमोनिक पाथ को अचीव नहीं कर पाया। इससे पहले कभी मैं किसी डिसाइपल के साथ डिटैच नहीं हुआ था, लेकिन उसको छोड़कर जब गू मेरे पास आया था तो उसको देखने के बाद, उसकी आना साइज को देखने के बाद जब मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाया तो वो मेरा पहला डिसाइपल था, और उसे पहला डिसाइपल बनाने के बाद मेरे दिल के अंदर कुछ हलचल हुई और उसके बाद से मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ डिटैच हुआ, क्योंकि वो मेरा पहला डिसाइपल था। और मुझे इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो मेरा पहला डिसाइपल था, बल्कि इसलिए पसंद था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल्ड था और साथ ही उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो और किसी की आंखों में नहीं था। हालांकि वो अपने मिशन को फेल कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता था। उसके बाद गू जब पहली बार वहाँ पर डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में गया अपना टेस्ट देने के लिए, तो मुझे वहाँ पर पता चला कि ये एक स्पाई है। मुझे वहाँ पर पता चलने के बाद मैं उसे मार नहीं सका क्योंकि मुझे अपने पायलट डिसाइपल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसी वजह से मैंने उसे जान से नहीं मारा। और वहाँ पर मैंने उसकी एक डेड बॉडी क्रिएट किया, वहीं पर उस पवेलियन की मदद से एक डेड बॉडी क्रिएट करने के बाद मैंने अपने जितने डिमोनिक जनरल्स हैं उन सभी को बताया कि मेरा पहला डिसाइपल मर चुका है। और उसके बाद मैंने गू को यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करने का कहा ताकि वो यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक के यूज करते हुए अपने आप को यहाँ पर एक जनरल बना ले। और उसके बाद मैंने उसे यहाँ पर आर्मी की कमांड संभाल दी और उसके बाद से वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन चुका है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशंस को बनाने की और साथ ही यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने की जो सेंस थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। वो यहाँ पर हमारी जेल के नीचे बनी हुई मेज है और जितने भी टेम्पल्स के अंदर बनी हुई मेज है उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझ सकता था। यहाँ तक कि हमारी जजमेंट पवेलियन के बाहर जो पूरी मेज का एरिया, वो सारे का सारा मेज का एरिया उसी ने डिजाइन किया है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी बातों को वहाँ पर बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है। डीमन एम्परर से कहता है कि उस लड़के का टैलेंट फॉर्मेशंस और मेज में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का हमेशा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करता रहा। उसे एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बनने का शौक था। तो हमारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जब मास्टर गू ने लास्ट टाइम मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बताया था, साथ ही उसने कहा था कि उसे एक फेवर चाहिए कि मुझे जब भी यहाँ पर वक्त मिलेगा मुझे उसके साथ एक फाइट करनी होगी। मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि उसे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल गू फेल हो गया, तो उसके फेल होने के बाद जो दूसरा मैंने पहला
डिसाइपल बनाया था उसको मैंने अपनी पहली वाली अपनी जो एम्परर सॉवरियन स्टेप वाली टेक्निक थी वो उसको दे दी। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं दोबारा फेल नहीं होने वाला, लेकिन उसने मुझे फेल कर दिया। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि तुमने एक बहुत ही गलत फैसला किया था। तो वो कहता है हाँ मुझे अब इस बात का काफी ज्यादा पछतावा है कि मैंने वहां पर फर्स्ट यंग मास्टर को अपनी वो सॉवरेन वाली एम्परर टेक्निक क्यों दी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तीसरी बार फेल नहीं होना चाहता। मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करके तुम्हें ये वाली टेक्निक दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि मुझे यहाँ पर मरने के बाद यानी कि मेरे यहाँ पर से रिटायर होने के बाद किसी ना किसी को तो अगला कल्ट लीडर बनना ही होगा। यहाँ पर मेरे पहले डिसाइपल गुगु के बाद से मेरा यहाँ पर मन नहीं था कि मैं किसी और को अपना डिसाइपल बनाऊं। मुझे यहाँ पर फिर भी 7 लोगों को अपना डिसाइपल चूज करना पड़ा और इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं वहां पर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ। और साथ ही उसकी चारों तलवारों को वहां पर बुला लेते हैं। चारों तलवारों को समन करने के बाद उसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर चारों तलवारों को यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही तलवार काफी होगी, क्योंकि तुम यहाँ पर एम्परर सॉवरियन वाली टेक्निक को सीखने वाले हो। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये टेक्निक जो है ये भी एम्परर सॉवरियन के अंदर ही उसकी एक टाइप है, क्योंकि एम्परर सॉवरियन टेक्निक जो है इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से तुम ये सब कुछ भी कर पाओगे। अब जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही वहीं पर वो अपनी डार्क एनर्जी को यूज करते हैं, वहां पर उन स्वर्ड्स को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। स्वर्ड्स की हिट्स जो होती है वहां पर टूट जाती है। तो इस बात से हाजिम काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ पर इनकी हिट्स को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। और इसी के साथ ही उस स्वर्ड का मेटल जो होता है वहां पर पिघलना शुरू हो जाता है। वो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उनको पिघला रहा होता है। वो सारे का सारा मेटल जो होता है वहीं पर हवा में पिघलता है और वहीं पर हवा में इकट्ठा होना शुरू होता है। और हाजिम इस हिसाब से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है आखिर इस बंदे की कंप्रीहेंशन लेवल क्या है, कल्टीवेशन लेवल क्या है, ये तो वाकई में गॉड कहलाने के लायक है। इसने यहाँ पर चारों तलवारों को हवा में पिघला दिया और उनको पिघलाने के बाद उसके अलावा कोई यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है और उसके साथ दोबारा से यहाँ पर एक स्वर्ड को शेप दे रहा है। तो डीमन एम्परर वहीं पर एक तलवार की शेप देते हैं, एक बड़ी सी तलवार बना लेते हैं। चारों तलवारों को जोड़कर वहां पर एक तलवार बनाते हैं और उस तलवार को बनाने के बाद उसे कहते हैं अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तलवार तुम्हारी बिल्कुल रेडी है। चारों तलवारों की जगह के ऊपर तुम इस तलवार को आज के बाद से यूज करोगे। और रही बात यहाँ पर इसके हेल्ड की और साथ ही यहाँ पर इसके नाम की, वो तुम खुद सोच लेना। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए तलवार बनाई है बल्कि इसके अंदर अपनी की एनर्जी भी छोड़ दी है, जिसको तुम यहाँ पर सेंस कर सकते हो। और मुश्किल वक्त में मेरी की एनर्जी यहाँ पर तुम्हारी की एनर्जी को बढ़ाकर तुम्हारी मदद करेगी। तो हमारा हाजिन जो होता है उसे वहां पर थैंक यू बोलता है, जबकि साथ ही वहां पर उसको महसूस होता है कि यहाँ पर डीमन एम्परर की हालत खराब हो रही है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया था। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है मैं फिलहाल के लिए रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है मैं यहाँ पर अब तुम्हें डीमन एम्परर टेक्निक देने वाला हूँ, जिसको पूरे 3 दिन और 3 रातें लगने वाली हैं। अगले 3 दिन और 3 रात के लिए तुम यहीं पर रुकोगे, जब तक यहाँ पर वो टेक्निक मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही 3 दिन और 3 रातें मुकम्मल हो जाती हैं और हमारा हाजिन जो होता है उसके पास से वो टेक्निक ले लेता है। उस टेक्निक के वहां पर से लेने के बाद वो सीधा स्ट्रेटजी हाल की तरफ जाता है। जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होता है उसके कंधे के ऊपर लटकी हुई उस तलवार को देखते हैं और कहता है कि अब ये क्या चीज है। तो हमारा हाजिर उनको बताता है कि ये एक स्वर्ड है जो कि डीमन एम्परर ने पर्सनली मेरे लिए बनाई है अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या डीमन लीडर कल्ट लीडर ने यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए तलवार बनाई है। हमारा हाजिर कहता है कि हाँ उसने मेरी चारों की चारों तलवारों को अपनी टेक्निक की वजह से पिघला दिया और उनको पिघलाकर मेरे लिए एक तलवार बना दी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो हाजिन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई यहाँ पर हवा में तलवारों को पिघलाकर उनके साथ यहाँ पर एक तलवार बना सकता है। इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं हमारे हाजिन की पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो हाजिन उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? तो वो कहता है कि नहीं, 3 दिन पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर तुम्हें अपनी एम्परर सॉवरियन टेक्निक सिखा दी है। तो हाजिन कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? हाँ यहाँ पर 3 दिन और 3 रातों के बाद यहाँ पर मैं उसको थोड़ी देर के लिए कंप्रीहेंड कर पाया हूँ। हालांकि वो टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़िया और मैं उसको कंप्लीटली मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसके बेसिक्स को समझ लिया है, यानी कि उस टेक्निक को मैंने यहाँ पर कुछ हद तक मास्टर कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉर्मल जो डिमोनिक टेक्निक्स है उनको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर यहाँ पर एम्परर सॉवरियन स्टेप की बात की जाए तो ये वाली टेक्निक जो है अगर कोई डिमोनिक जनरल जो है वो इसको सीखने की कोशिश करेगी तो उसे 1000 साल लग जाएंगे, तब भी जाकर उसके बेसिक्स को नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये लड़का वाकई में कल्ट लीडर बनने के लायक है कि इसने सिर्फ 3 दिन और 3 रातों में यहाँ पर उसको काफी हद तक मास्टर कर लिया है। और उसके बाद वो दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर थोड़ी देर बातें करने के बाद इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजीज अपने पास मैप निकालते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर इस मैप के मुताबिक तुम्हें शांसी के अंदर जाकर घुसना है। इस मैप के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, जहाँ पर शांसी के आसपास के जितने गांव हैं उन सभी की डिटेल्स मौजूद हैं। तो वो से कहते हैं कि तुम्हें इस मैप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पहली बार वहां पर जाने वाले हो, जबकि हमारा हाजिन अपना असेसन के टाइम में पहले वहां पर जा चुका है, कभी वो उसी एरिया में रहा करता था। तो हाजिन कहता तो फिर ठीक है मैं इस मैप को रख लेता हूँ। और साथ ही वो मास जनरल स्ट्रेटजी से कहते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हाजिन कहता है कि वो क्या प्रॉब्लम है? तो जनरल स्ट्रेटजी से कहते हैं कि अगर तुम वहां पर अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स की स्क्वाड लेकर जाते हो तो वहां पर जितने भी लोग होंगे वो हिमालय राइटियस अलायंस के लोग हैं, वो लोग जल्दी से तुम्हें स्पॉट कर लेंगे और सभी लोग तुम्हारी घेराबंदी
करके तुम्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और मसला, अगर तुम यहाँ पर अपने साथ स्क्वाड्स को नहीं लेकर जाते हो, तुम अकेले वहां पर चले जाते हो, तभी अगर उन्हें मौका मिलता है, उन्हें पता चल जाता है कि तुम यहाँ पर यंग कल्ट लीडर हो, तो वो फिर भी तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तो दोनों सूरतों में यहाँ पर खतरा है। बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे जाना चाहोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्लान है। मेरे घर के ऊपर इस वक्त एक बंधक है जो कि दूसरी पैलेस की तरफ से यहाँ पर मेरे लिए बंदी बनाकर उसे छोड़ा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके यूज करने का टाइम आ चुका है। उसने वैसे भी मेरे पैलेस के अंदर बैठकर काफी दिन मुफ्त की रोटियां खा ली हैं, लेकिन अब उसके काम आने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही मिस आइसी क्वीन को दिखाता है कि वो उसके घर में अंगवा के साथ खड़ी होती है और वहीं पर छींक रही होती है और कहती है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर लगता है जुकाम हो रहा है या फिर कोई मुझे याद कर रहा है। तो अंगवा उसे कहती है कि सिस हम लोग यहाँ पर साउथ में और यहाँ पर गर्मी होती है, जहाँ पर तुम्हें ठंड से जुकाम नहीं हो सकता है कि वाकई में कोई यहाँ पर तुम्हारा नाम पुकार रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 135 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ ले जाकर क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन वहां पर प्लान बना लेता है कि किस तरह उसे जाना है। वो शांसी के अंदर जाने वाला है जहां पर राइटियस हिमालय अलायंस के लोग होते हैं, हो सकते हैं। तो इसी वजह से उसे यहाँ पर पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसके लिए फैसिलिटी मास्टर के पास आता है। फैसिलिटी मास्टर से आकर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल कैरेज की जरूरत भी पड़ने वाली है। साथ ही उसे अपना सारे का सारा प्लान बताता है कि वो नॉर्दर्न आइस पैलेस की यंग मिस को वहां पर अपने साथ लेकर जाने वाला है। तो फैसिलिटी मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम जहां पर नॉर्दर्न आइस पैलेस की यंग मिस को वहां पर घुमाने के लिए लेकर जाओगे, यानी कि वो वहां पर तुम्हारी मालकिन बनेगी और तुम और उसके साथ डॉन्कविल, तुम दोनों उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बनकर उसके साथ जाने वाले हो। ये प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता कि राइटियस हिमालय अलायंस के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। हमारा हाचिन उसे कहता है कि नहीं, उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चलेगा। वो सभी लोग तो सिर्फ यही सोचेंगे ना कि एक यंग मिस यहाँ पर उनके एरिया को विजिट करने के लिए आई है, घूमने फिरने के लिए आई है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बात है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुम किसी के बॉडीगार्ड बनकर जाओ जबकि तुम यहाँ पर हमारे यंग कल्ट लीडर हो। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन उसे कहता है कि रिस्पेक्ट जो होती है वो तो हमारे वर्ड से शो होती है। ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अगर किसी के बॉडीगार्ड बन गए तो इसका मतलब यह है कि हमारी रिस्पेक्ट कम हो गई है। और साथ ही फैसिलिटी मास्टर से वो कहता है कि आप बस मेरे लिए यहाँ पर एक स्पेशल कार्ड का बंदोबस्त करवा दें, क्योंकि हम लोग जल्दी यहाँ पर से निकलने वाले हैं। और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से वापिस आ जाता है। जब वो वापिस आता है तो वहां पर यंग मिस के लिए वो काफी सारी चीजें लेकर आया होता है। स्पेशली वो बॉडी रॉब लेकर आता है जो उसे कहता है कि ये इतना स्पेशल है कि तलवार के अटैक भी इसको छेद नहीं सकते और तुम इसे अपनी बॉडी के नीचे पहनोगी, यानी अपने मेन कपड़ों के नीचे इसको पहन लो। और साथ ही अपने पास एक ब्रेसलेट उसे देता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट मैं स्पेशल फैसिलिटी मास्टर से लेकर आया हूं। इस ब्रेसलेट की मदद से बहुत ही कम पॉइजन तुम्हारी बॉडी के ऊपर असर करेंगे, यानी कि अगर तुम पॉइजनस फॉर्म के अंदर गिर जाती हो तो ये मैजिकल वेपन उस पॉइजनस फॉर्म को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और तुम बच जाओगी। फिर साथ ही वो उसे केप भी पहना देता है और कहता है कि इस केप को पहन लो, मुझे लगता है कि ये केप तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तुम्हें बाहर के डेंजर से बचाएगा। इससे बाहर के जितने भी पावरफुल अटैक्स होंगे उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। रीनो से कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे खतरनाक मिशन में अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए होस्टेज की तरह हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर एक खतरनाक सिचुएशन में मुझे लेकर जा रहे हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो ताकि तुम्हें यहाँ पर मन की शांति मिल सके। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी शांत रह सकती हूँ? हाजिन उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसी वजह से बिना सोचे यानी बिना तुमसे पूछे यहाँ पर फैसला कर लिया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो इसी के साथ रिन उससे पूछते हैं कि हमारे साथ और कौन आने वाला है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारे साथ मैं और डोंगपिल हम दोनों तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर आएंगे। तो वो कहती है कि बस इतना ही। तो हाजिन कहता है कि हाँ बस इतना ही, ज्यादा लोग होंगे तो फिर हमारे पास ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा। तो रीन उसे कहती है कि अंगवा हमारे साथ जाएगी। हाजिन कहता है नहीं, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अंगवा हमारे साथ नहीं जा सकती। तो वो उसे कहती है कि ये किस तरह की बकवास बात कर रहे हो, यहाँ पर एक यंग मिस यानी नॉर्दर्न आइस पैलेस की यंग मिस घूमने फिरने के लिए निकली और सिर्फ 2 मेल बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जा रही है। क्या तुमने कभी पहले ऐसा सुना है कि मेरे पास अपनी पर्सनल मेड भी ना हो? तो वो कहता है हाँ तुम्हारा पॉइंट तो है, लेकिन अंगवा को लेकर जाना सेफ नहीं है, हम किसी और का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर अटेंडेंट्स में से कोई इतना पावरफुल दिखाई देता है जिसकी सेंसेस अंगवा की तरह इतनी ज्यादा शार्प हूं? तो हमारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद एग्री करता है और कहता है ये बात तो वाकई में सच है। और ये लोग जाकर अंगवा से पूछते हैं तो अंगवा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो अपनी छत के ऊपर बैठे होते हैं, वहां पर बैठे पी रहे होते हैं। फर्स्ट गार्ड मास्टर मोडैम उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसने यहाँ पर गार्डियन कोड का सारा काम संभाल लिया है। वहां पर एक बहुत ही स्किल्ड लड़का है जो सारे के सारे काम को देख रहा है। तो डीमन गार्ड से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो है फ्यूचर में तुम्हारा नया सक्सेसर बनने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जगह के ऊपर तुम्हारे रिटायर होने के बाद लड़का तुम्हारी जगह ले लेगा। क्या तुमने इस बारे में कोई फैसला किया है? तो मास्टर मोडैम कहता है फिलहाल के लिए मैंने इस बारे में फैसला नहीं किया कि वही मेरा सक्सेसर बनेगा या कोई और बनेगा, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तो वो से कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तुम इस बारे में सोच लो तो उसके बाद आकर मुझसे बात करना। इसी के साथ
साथ ही जब वहां पर वो पीना स्टार्ट करते हैं और उसे कहता है कि मेरे साथ पियो, तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होते हैं वहां पर खांस रहे होते हैं। तो मास्टर मू टाइम कहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या आपको बुखार हो गया है? तो वो कहते हैं नहीं, इस तरह की बीमारियां जो है वो इंसानों के लिए हैं, इस तरह की बीमारियां मुझे बिल्कुल भी नहीं लग सकती, क्योंकि जब से यहाँ पर मैं अल्टीमेट ड्राम में पहुंचा हूं तब से मैं यहाँ पर बिल्कुल एक बार भी बीमार नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर बीमार होना भी चाहता हूँ तब मैं यहाँ पर इस बॉडी के साथ बिल्कुल बीमार नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही मास्टर मू टाइम कहते तो फिर यहाँ पर आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि क्योंकि जब से मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को कंप्लीट किया है तब से मैंने अपनी फुल पावर्स को कभी यूज ही नहीं किया, और कल यहाँ पर एक बहुत ही खास काम के लिए मुझे अपनी फुल पावर्स को एग्जॉस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। इसी के साथ ही वो उसे बताते हैं ग्रेट गार्डियन, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर कल्ट लीडर कैसे बना था? तो वो उसे कहता है कि हाँ सर, मुझे कुछ हद तक पता है कि आप यहाँ पर कल्ट लीडर कैसे बने थे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम उस वक्त नहीं थे, तुम तो उस वक्त सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था कल्ट लीडर बनने के लिए। तो वो कहता है हाँ सर, ऐसी ही बात है। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर से बताते हैं क्या तुम्हें पता है कि कल्ट लीडर की पोजीशन जो थी वो इतनी आसानी से हासिल होने वाली पोजीशन नहीं थी। इस पोजीशन को हासिल करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही रुथलेस बैटल हुई थी। हम भी यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स हैं जिन्होंने आपस में फाइट की थी और उसके बाद फाइनली जो पोजीशन मुझे मिली थी। आज के हमारे जो डिसाइपल्स थे, इन डिसाइपल्स की आपस में फाइट इतनी ब्रूटल नहीं थी जितनी हमारी फाइट ब्रूटल थी, यानी कि हम सभी लोगों को एक दूसरे को मारना पड़ा और एंड के पर सिर्फ एक ही बचा था, वो बिल्कुल एक सिविल वार की तरह थी। मास्टर मू टाइम कहते हैं कि हाँ सर, मैंने इस बारे में सुना है, मैंने सुना है कि वो वाकई में एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल थी हमारी हिस्ट्री में, डिमोनिक कल्ट की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी वार थी, जिसमें यहाँ पर हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी सब में मारे गए थे। तो डीमन एम्परर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पुराने जो कल्ट लीडर थे उनकी पावर लेवल्स इतनी नहीं थी कि वो हम सभी डिसाइपल्स को कंट्रोल कर सकें, यानी कि ये उनकी रीच से बाहर हो चुका था, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। पुराने कल्ट लीडर जो थे उनकी कल्टीवेशन इतनी खास नहीं थी। जब तक उन्हें यहाँ पर पता चला कि उनका थ्रोन जो है वो अटैक होने वाला है, तब तक यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन और मेरे अलावा कुछ और डिसाइपल्स थे जो कि उसको सरपास कर चुके थे, यानी कि हम डिसाइपल्स की कल्टीवेशन लेवल भी डिमोनिक कल्ट लीडर की कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा हो चुकी थी। और इसी वजह से वो कल्ट लीडर जो था, प्रीवियस कल्ट लीडर, वो यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर फेल हो गया कि वह किसी भी डिसाइपल को कंट्रोल करने में नाकाम रहा, और उसके बाद से वो यहाँ पर हीवनली डीमन नहीं कहला पाया, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा कल्ट लीडर बनता है उसे हीवनली डीमन का टाइटल दिया जाता है, लेकिन उसे हीवनली डीमन का टाइटल नहीं मिला, जिसकी वजह से वो एक टायरेंट बन गया था। उसने यहाँ पर करप्शन शुरू कर दिया और उसके नीचे काम करने वालों को उसका बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, जिसकी वजह से कल्ट के अंदर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रही थी और जितने भी मंत्री और जितने भी एल्डर्स थे वो सभी के सभी यहाँ पर करप्ट हो चुके थे, पूरा सिस्टम खराब हो चुका था। हम में से जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नए एम्परर बनने की तैयारी कर रहे थे वो सारे के सारों में से कोई एक भी उसका डिसाइपल नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए किसी एक डिसाइपल को चूज भी नहीं किया। हमने यहाँ पर एक फोर्स बनाई थी, हमने यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को इकट्ठा किया था, वो सारे डिसाइपल्स या तो हमारे डिमोनिक कल्ट की बड़ी हाई रैंक की फैमिलीज में से थे या फिर यहाँ पर कल्ट के बाहर से भी थे, यानी कि राइटियस अलायंस के लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, वहां से यंग मास्टर्स यहाँ पर हमारा कल्ट लीडर बनने के लिए आ रहे थे, ताकि यहाँ पर स्ट्रगल में हिस्सा लेकर फाइट करके एंड के पर जो बचेगा वो हमारा कल्ट लीडर बन जाएगा। उन सभी कल्टीवेटर्स में से मैं भी एक था, मैं भी उन सभी में शामिल था और मैंने भी वहां पर उन सभी के साथ मिलकर स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, ताकि हम सभी लोगों का एक ही मकसद था, हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक्स को हासिल करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और एक दिन हम लोग यहाँ पर कल्ट के लीडर बन सके। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 136 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इनकी बैटल का एंड कैसे हुआ था और कल्ट लीडर यहाँ पर कल्ट लीडर कैसे बने थे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मू टाइम को यहाँ पर पता चलता है कि कल्ट लीडर कैसे बने थे, वो उसे अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि उस वक्त यहाँ पर 13 डिसाइपल्स थे, जो कि यहाँ पर उनमें से कुछ डिमोनिक कल्ट के ही कुछ हाई ऑफिशियल फैमिलीज के मेंबर्स थे, जबकि उनमें से कुछ बाहर के कंट्री से यहाँ पर आए थे। सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो यहाँ पर नए कल्ट लीडर की पोजीशन के ऊपर बैठ सके। हम सभी लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसे डिवाइन डिमोनिक कल्ट सोसाइटी कहते थे। हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, जैसे तैसे यहाँ पर किसी के पास से भी जो भी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है उसे हासिल करना और अपने आप को यहाँ पर टेक्निक सिखाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब हम 13 डिसाइपल्स ने वहां पर मिलकर एक सोसाइटी बना ली और वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 5 साल के बाद ही हम लोगों ने आपस में एक फैसला किया। हम सभी लोगों ने मिलकर वहां पर फैसला किया कि सभी को आपस में फाइट करना होगी। सभी 13 डिसाइपल्स को आपस में फाइट करनी थी लाइफ टू डेथ, क्योंकि उस वक्त हमारा कल्टीवेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुका था कि हम लोगों में से जो भी एंड के पर जिंदा बचेगा वो
कल्ट लीडर की पोजीशन के ऊपर बैठ जाएगा और हम सभी को वहां पर जो फाइट करना ही पड़ी। हालांकि हम सभी को अच्छी तरह से पता था कि हम सभी लोग यहाँ पर क्योंकि डिमोनिक कल्ट लीडर जो थे उसके डिसाइपल नहीं थे, इसी वजह से हम लोग सक्सेसर बनने के काबिल नहीं थे। लेकिन हम सभी लोगों ने वहां पर लाइफ टू डेथ किया, हम सभी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करने स्टार्ट किए, हम सभी लोगों ने वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ग्रज नहीं रखता था क्योंकि सभी को अच्छी तरह से पता था कि हम सभी ने मिलकर यहाँ पर जो फैसला किया है हमें अपने ही दोस्तों को यहाँ पर मारना पड़ा। वही दोस्त जो 5 साल के लिए हमारे साथ रहे हैं, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने कल्टीवेट किया, जिनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर मजे करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, उन सभी को हमें मारना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन सभी डार्क डेज को किस तरह से एंड्योर किया? वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक दिन थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर ये सब कुछ बदल गया। क्या मुझे पता था कि जिन लोगों को मैं मार रहा हूँ वो मेरे ही दोस्त है और अगर यहाँ पर मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे मार डालते। और उसके बाद से यहाँ पर मैं नया कल्ट लीडर बन गया क्योंकि बाकी के 12 लोग जो थे वो मर चुके थे और 12 में से 13वां मैं बचा था। तो उन सभी को इस बात के ऊपर भरोसा था, वो सभी लोगों का एक ही मानना था कि जो भी हम में से यहाँ पर नया कल्ट लीडर बनेगा वो कल्ट की सिचुएशन को चेंज करेगा। जिस तरह से पुराने कल्ट लीडर ने यहाँ पर हर एक चीज को कंट्रोल नहीं किया और यहाँ पर करप्शन फैल चुकी है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल्ट लीडर मास्टर मोटाइम से कहते हैं कि मुझे आज भी लगता है कि ये वार अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर साथ ही वो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर कल्ट लीडर बना था उस वक्त मैंने बाहर के दरवाजे बंद क्यों कर दिए थे ताकि बाहर के लोग यानी बाहर की दुनिया के लोग यहाँ पर क्यों ना आ सकें। तो मोटाइम उसे कहता है कि सर मैं भी यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को देख सको। 30 साल के लिए मैंने यहाँ पर बाहर की दुनिया का यहाँ पर दाखिला बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारा कल्ट जो है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। जितनी ज्यादा बाहर की इंटरफेरेंस यहाँ पर होगी उतना ज्यादा हमारे कल्ट के अंदर अशांति फैलेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 30 साल पहले वहां पर दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं यहाँ पर राइट के सिमल अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। पहले भी वो लोग यहाँ पर आते रहे, अपने स्पाइस को बेचते रहे, जिसकी वजह से हमारे कल्ट के अंदर सिचुएशन काफी खराब होती रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी जो वार यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जैसे कि अभी माउंट हुआ कि वहां पर उन लोगों को छोड़ दिया गया, जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो लोग यही वह हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से अब मेरा यहाँ पर यंग कल्ट लीडर, मुझे लगता है कि मैंने उसे सबसे बेहतरीन चॉइस थी यंग कल्ट लीडर को चूज करना। थर्ड यंग मास्टर को मैंने यहाँ पर अपना सक्सेसर चूज किया जो कि मेरे लिए सबसे बेहतर है क्योंकि वो मिलिट्री पावर के लिहाज से और दिमाग के लिहाज से भी सबसे बेहतर है और इस वक्त वो मेरा ही काम करने के लिए वहां पर जा रहा है। तो मास्टर मोटाइम कहते हैं इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो शांति में जाए और जाकर माउंट हुआ को सबड्यू करे। तो वो कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि जो वार होनी है वो तो होकर ही रहेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाचिन का दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कार्ड में आगे की तरफ बढ़े होते हैं। कार्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है तो लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये कार्ड तो बहुत ज्यादा बढ़िया, हम लोग तो इसके अंदर सो भी सकते हैं। तो हाचिन कहता है कि हाँ मैं ये स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। मैंने फैसिलिटी मास्टर से कहा था कि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली कार्ड चाहिए और ये तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आई है? ये टैंक फैमिली से आई है। सिचुआन की टैंक फैमिली के लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइजन नहीं बनाते, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स भी बनाते हैं। उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो सब कुछ करते हैं। मिस रिन जो होती है वो हाजिन से पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग डायरेक्टली सॉन्गजान में जाने वाले हैं? तो वो कहता है हम लोग डायरेक्टली अपने लोकेशन पॉइंट के ऊपर ही जाएंगे। तो वो कहती है लेकिन हम लोग अब जबकि एक सफर पर निकले हैं और अंगवा पहली बार बाहर निकली है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग करते जाएं। हाजिन कहता है हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, हम लोग एक मिशन के ऊपर है और जो मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रिन जो होती है वो से कहती है कि लेकिन अंगवा ने यहाँ पर दुनिया नहीं देखी, मुझे लगता है कि अंगवा यहाँ पर देखना चाहती है। तो अंगवा भी आगे से कहती है हाँ मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में जैची को दिखाते हैं कि हाउस सेक्टर का जो जैची होता है वो उसे मिलने के लिए आता है और उसे आकर ग्रीट करता है और कहता है कि तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर पहुंच आए हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम यहाँ पर नेक्स्ट सक्सेसर चूज हो गए। हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देना चाहता था कि तुम सक्सेसर बन सको, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। तो हाजिन कहता है कि हाँ मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा जल्दी था। फिर साथ ही वो उसे कहता है यहाँ पर काम की बात करते हैं, तुम लोग इस वक्त शांति की तरफ आगे बढ़े हो। शांति जाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर 3 रास्ते हैं, तुम 3 रास्तों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी कार्ड काफी ज्यादा बड़ी है इसी वजह से 2 रास्तों को तो यहाँ पर साइड से निकाल देते हैं। इसी वजह से तुम्हें तीसरे रास्ते से जाना होगा, लेकिन उस रास्ते से भी तुम लोग यहाँ पर हुबी तक जा सकते हो। हुबी तक जाने के बाद रास्ते में एक रिवर आता है और उस रिवर को पार करने के लिए तुम्हें बोट पर जाना पड़ेगा और बोट के लिए तुम्हें वहां पर पायरेट से बोट लेनी पड़ेगी। हुनान तक तुम लोग यहाँ पर अपने कैरेज पर जा सकते हो और उसके बाद तुम्हें यांगजी रिवर के जितने बैंडेट्स हैं उन सभी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यांगजी के जो ट्रूप्स हैं यानी वाटरवे ट्रूप्स यानी कि वहां पर जो पायरेट्स हैं वो सारे के सारे तो बैंडेट्स हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, क्या वो हमें लूटेंगे नहीं? क्या वो हमें सेफली दूसरी तरफ पहुंचा देंगे? जैची उसे कहता है कि उनकी जो पायरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर वाटरवेज के अंदर यहाँ तक कि बड़ी पावरफुल फैमिलीज भी उस रिवर को क्रॉस करने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं और साथ ही उनको गुस्सा नहीं दिलाती, क्योंकि उनके पास इतनी आर्मी है कि वो लोग बड़ी आसानी के साथ वहां पर आने वाले सभी लोगों को मारकर उनको लूट सकते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सेफ रहेगा? तो जैची उसे कहता है हाँ ये बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अब रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर उन्हें पैसे दोगे तो वो तुम्हें रिवर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, वो
यहाँ पर लूटने का काम अब बिल्कुल भी नहीं करते, इसी वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की इज्जत करते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर खतरा किसी और से हो सकता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर और क्या खतरा हो सकता है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खतरा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हो सकता है, क्योंकि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक स्पेशल आर्मी यूनिट है जिसे यहाँ पर साइलेंट विंड डिवीजन कहते हैं। साइलेंट विंड डिवीजन के लोग यहाँ पर वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हाजिन कहता है कि उनके वहां पर जाने की क्या वजह हो सकती है, तो याची उसे कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुझे पता चला है कि वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस यानी कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वो स्पेशल यूनिट उसको एस्कॉर्ट करके उसे वहां पर इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्कॉर्ट टीम है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लिए वो खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 137 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी टीम को लेकर निकल चुका है। वो एक कार्ड बनाता है और उस कार्ड के अंदर बैठकर वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो वहीं पर उन्हें पता चलता है कि रास्ते में स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की जो कंकूबाइन यानी उसकी जो रखेल है वो यहाँ पर रास्ते में से गुजरने वाली है और किसी जगह के ऊपर जाने वाली है। तो यहीं पर से इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले उसी औरत का सीन दिखाया जाता है। तो उसकी जो कंकूबाइन होती है उसका नाम सोहुई जैंग होता है। तो सोहुई जैंग जो होती है वो बाजार में घूम रही होती है। वो एक स्पेशल सिटी के अंदर आती है, वहां पर बाजार में घूम रही होती है और उसके साथ एक मास्टर होता है जिसका नाम मास्टर चा होता है। वो उसका बॉडीगार्ड होता है। तो वो उसे कहता है कि मिस मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस भीड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत सीनरी तो देखनी चाहिए, यहाँ पर बाजार में कितना रश लगा है, मुझे ये सारी चीजें देखनी है। तो वो उसे कहता है कि आपको अभी अंदर चलना चाहिए क्योंकि बाहर ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है और आपको पता है कि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की सेहत के लिए इतनी ठंड अच्छी नहीं है, इसी वजह से आपको जल्दी से जल्दी अंदर चलना चाहिए। मैडम उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे डॉक्टर मत बनो और मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, क्या तुम मेरी जरा सी भी रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारा लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे बॉडी गार्ड हो, यहाँ पर मास्टर की परमिशन से तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, लेकिन कम से कम तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो। हाँ ठीक है कि मैं उसकी कंकूबाइन हूँ, लेकिन कंकूबाइन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर उसकी वाइफ नहीं हूँ। उसकी दूसरी बीवी होने के नाते साथ उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें यंग मास्टर देने वाली हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर चाव से कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कहीं पर से भी खतरा हो सकता है। तो मिस सोयांग उसे कहती है कि यहाँ पर आसपास देखो, इतने सारे लोगों में कौन मुझे पहचान लेगा, और वैसे भी मेरे साथ यहाँ पर 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड है जो आसपास भीड़ में छुपे हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी होता है तो वो सभी लोग एक साथ निकल आएंगे और आकर उन सभी लोगों को मार डालेंगे जो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और बाजार में घूमने दो ताकि मैं बाजार को देख सकूं। और सेम टाइम के ऊपर दिखाते हैं कि हमारी कार्ड भी वहां पर अंदर इंटर हो आती है। तो डोंगफिल उस कार्ड को चला रहा होता है और वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिस सोयांग वहां पर आसपास देख रही होती है कि इसी के साथ ही वो कार बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है। तो मास्टर चाव से पीछे की तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि मैडम प्लीज यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, अभी अभी यहाँ पर आप इस कार के साथ टकरा जाती, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मिस सोयांग जैसी वहां पर उस कार को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने ऐसी कार पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी। देखा तुमने ये कितनी ज्यादा खूबसूरत और कितनी बढ़िया क्वालिटी की थी, मुझे यहाँ पर इस कार के ओनर से मिलना है, मुझे जैसे तैसे करके इस कार के ओनर से मिलवाओ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है होटल के अंदर का दिखाया जाता है। हाजिन और उसकी टीम जो होती है वहां पर एक होटल के अंदर अपने लिए एक रूम बुक करवाते हैं। तो उन्हें वहां पर सस्ते दामों में एक रूम मिल जाता है और सभी लोग वहां पर नहाकर रेडी होने के लिए आते हैं ताकि खाना खा सके। तुम्हारा हाजिन सबसे एंड के ऊपर निकल कर आता है और उनसे कहता है कि ये क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आ भी गए। तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर ये क्या इतने लेट क्यों आ रहे हो, हम सभी लोग तो जल्दी से नहाकर आ गए हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर टेबल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और वहां पर थोड़ी देर गप्पे लगाते हैं और साथ ही वहां पर खाना ऑर्डर करते हैं। उनका खाना तैयार होकर वहां पर आ जाता है और सभी लोग वहां पर अपना खाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही मिस रिन जो होती है हमारे हाजिन से पूछती है कि कैप्टन हम लोग यहाँ पर से कब निकलने वाले हैं। तो हाजिन कहता है कि हम लोग कल सुबह यहाँ पर से निकल जाएंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या इतनी जल्दी, अभी हमने यहाँ पर इस सिटी को देखा ही क्या है, हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना होगा, जहाँ पर रुकना खतरे से हाल ही नहीं है। और साथ ही वो डोंगफिल की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि हालांकि डोंगफिल ने जहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंसील किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये इसकी बॉडी से रिलीज होती रहती है। अगर किसी ने भी यहाँ पर जो कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हुआ या फिर हिमालय राइटियस अलायंस से हुआ, उसने यहाँ पर इसकी डिमोनिक एनर्जी को फील कर लिया तो हम सभी लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मिस रिन यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ और ऑर्डर कर सकती हूँ। तो हाजिन कहता है तुम तो पहले यहाँ पर इतना खा चुकी हो। तो वो कहते हैं नहीं मुझे और भूख लगी है। तो हाजिन कहता है ठीक है तुम ऑर्डर कर सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन रिया के वहां पर उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि मिस रिन जो है ये काफी ज्यादा अजीब है, इसके बॉडी वेट के हिसाब से इतना
इतना तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जितना ये खाती है। मुझे लगता है कि इसके कल्टीवेशन के साथ इसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर ये खाने के बाद हम लोग बाहर जाकर प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी पाम टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों की पाम टेक्निक में क्या डिफरेंस है। हम दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ उन्हें वहाँ पर एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कि वहाँ पर आसपास के एरिया में बहुत सारे गार्ड्स आ गए हों। तो वो डोंगबिल से कहता है कि डोंगबिल क्या तुम्हें महसूस हुआ? तो कहता है हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ। तकरीबन 50 गार्ड्स हैं जो कि आसपास के सभी छतों के ऊपर आकर से छुपे हुए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर किसी बहुत ही वीआईपी कस्टमर को लेकर आए होंगे। और इसी के साथ ही उन्हें बाहर से आवाज आती है, उनकी गैलरी के बाहर दरवाजे के पास से आवाज आती है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे बात करना चाहते हैं। का जो ओनर होता है वो स्पेशली उनके साथ आया था और उनसे कहता है कि सर हमारा एक वीआईपी कस्टमर आपसे बात करना चाहता है। तो वो यहाँ पर डोंगबिल जो होता है हाजिन की तरफ देखता है। हाजिन उसे ना करने का बोलता है। तो डोंगबिल कहता है कि हम लोग इस वक्त खाना खा रहे हैं तो आप लोग बाद में आ सकते हैं। लेकिन मिस सोजैंग जो होती है वहां पर बेशर्मों की तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है तो वो देखकर हैरान होती है कि ये लोग वाकई में यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तो इस बात से वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती है। बेशर्मों की तरह उनसे कहती है कि तुम लोग तो वाकई में यहाँ पर खाना खा रहे हो, प्लीज माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हें खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर गई हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रीन उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर शर्मिंदा हुई हो। और इसी के साथ ही हमारी जो अंगवा होती है वो भी कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर शर्मिंदा हुई है। तो डोंगबिल उनसे कहता है कि जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं और साथ ही हम लोग काफी दिनों के सफर से आए हैं, इसी वजह से हम लोग थके हुए हैं। हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते, आप लोग बाद में आ सकते हैं। तो मिस सोजैंग उसे कहती है कि बाहर जो कार खड़ी है क्या वो तुम्हारी है? तो डोंगबिल कहता है हाँ वो हमारी है। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है। वो उसके सामने बहुत सारी तारीफें करती है कि उस कार के अंदर क्या कुछ है और वो कैसी है। जैसे कि यहाँ पर अक्सर गाड़ियों के दीवाने उसके बारे में बात करते हैं, उसके इंजन के बारे में या फिर उसके बम्पर के बारे में, इस तरह की बहुत सारी बातें वो कर देती है। तो इतनी बातें करने के बाद उनसे कहती है कि वो कार जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को उस कार के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अगर उस कार की ओनर मैं होती, जैसी वो इतनी बात करती है तुम्हारी रिन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तो आगे क्या, अगर तुम उस कार की ओनर होती तो फिर क्या होता? तो ये बात सुनने के बाद मिस सोजैंग भी वहां पर गुस्सा होती है कि ये लड़की यहाँ पर बीच में ऐसे कैसे बोल पड़ी है। और इसी के साथ ही रिन से कहती है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो कि इस कार के मालिक तुम होती तो फिर क्या हो जाता? इसी के साथ ही मिस सोजैंग जब उसकी तरफ घूर कर देखती है तो वो कहती है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है जो तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहती है कि छोड़ो इस बात को, मैं जिस काम के लिए आई थी वो करती हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्ट बात करूंगी, उस कार को मुझे बेच दो। तो डोंगबिल कहता है कि नहीं, हम लोग उस कार को तुम्हें नहीं बेचना चाहते। जबकि रिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारे कार से कार खरीदना चाहती हो और हम तुम्हें जानते भी नहीं और हमारे सामने खड़ी होकर तुम इस तरह की बात कर रही हो। जब तुम्हें वो पसंद आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी कार तुम्हें बेच देंगे। मिस सोजैंग उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भी यहाँ पर किसी नोबल फैमिली से और तुम भी यहाँ पर इस बात को समझोगी कि कार की वैल्यू क्या है। पर एक नोबल को जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो नोबल दूसरे से वो चीज खरीद लेता है। तो तुम्हें यहाँ पर उसे मुझे बेच देना चाहिए। तो हमारी रिन जो होती है वो यहाँ पर उसकी काफी सारी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली, हम ये कार नहीं बेचेंगे, तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तुम एक बहुत ही बेशरम औरत हो जो कि यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर घुस आई और उसके बाद तुमने यहाँ पर हमसे माफी भी नहीं मांगी क्योंकि तुमने हमें खाना खाते हुए डिस्टर्ब किया और ऊपर से अब तुम यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सोजैंग उसके सामने अपनी आइडेंटिटी बताने लग गया। वो उसे कहती है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो मास्टर चाओ से कहते हैं कि मैडम मुझे लगता है कि आपको इनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। और साथ ही वहां पर वो डोंगबिल की तरफ देखकर सोच रहा था। वो कहता है कि ये मास्टर अपनी इसने पावर को छुपाया हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये मेरे सामने खड़ा है इसे देखकर यहाँ पर महसूस हो रहा है कि ये मास्टरी लेवल पर हो सकता है। अगर ये पीक लेवल पर है इसका मतलब यह है कि ये मुझसे भी पावरफुल हो सकता है। और इसके पीछे जो दूसरा लड़का बैठा हुआ है मैं उसकी कल्टीवेशन को बिल्कुल महसूस भी नहीं कर पा रहा। हम लोग यहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। इसी के साथ ही वो मैडम से कहता है कि मैडम चलो यहाँ से चलते हैं। वो अपनी मैडम को लेकर जैसे वहां से जाने लगता है तो रिन उसे कहती है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो। पहले तुम लोग यहाँ पर बिना इजाजत के अंदर आए और उसके बाद अब तुम लोग यहाँ पर से माफी मांगे बिना ही जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि आज मेरा खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाला। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ सोजैंग वहीं पर रुक जाती है और गुस्से के साथ उसे वहां पर अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है। तो वो उसे कहते हैं कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की बात की और इस तरह का बिहेवियर दिखा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे माफी के तौर पर तुम सभी लोगों को एक नोबल लेवल का एक खाना डिनर ऑफर करना चाहिए। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी टेबल के ऊपर बैठकर खाना चाहोगे? मैं स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की मिस्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाला खाना ऑफर कर सकती हूँ। तो ये बात सुनते ही उन लोगों को झटका लगता है। वो लोग कहते हैं क्या ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन है? तो ये बात सुनने के बाद वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मैडम भी वहां पर खुश हो रही होती है कि इन सभी लोगों के छक्के छूट जाएंगे जब इन्हें पता चला है कि मैं स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मिस्ट्रेस हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रिन आगे से जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम उस बूढ़े खूसट की बीवी हो? हमने तो सुना था कि वो बुढ़ा खूसट तकरीबन 60 साल का हो चुका है। जबकि अंगवा भी वहां पर हंस रही होती है और कहती है हाँ देखो तो जरा वो बुढ़ा खूसट और ये लड़की, इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर इस लड़की ने उस बुढ़े के साथ किया कैसे होगा? और यहाँ पर मैडम जो होती है उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं। और इसी
के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो गाइस कैसे आप सब लोग लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 139 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रिन जो होती है वहां पर ब्लड फोर्ट्रेस का जो मास्टर होता है उसकी इंसल्ट कर देती है और कहते हैं कि वो बुढ़ा खूबसूरत और देखो जरा उसकी मिस्ट्रेस कितनी ज्यादा खूबसूरत और जवान है। ये बात सुनने के बाद मिस्ट्रेस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ उसके साथ जो गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। मिस रिन उन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद कहती है कि मैंने यहाँ पर अपनी बात को लाउडली कह दिया, मुझे यहाँ पर अपने दिल में ये बात कहनी थी लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने कह दी, प्लीज इस बात को माइंड मत करना। लेकिन मिस्ट्रेस गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने अभी भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के बारे में क्या बकवास की है। तो रिन उसे कहती है प्लीज यहाँ पर माफ करना, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, पहले तुम यहाँ पर आई, तुमने आकर हमारे साथ बकवास बातें की और उसके बाद हमने यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातें कर दी, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। तो ये बात सुनने के बाद मिस्ट्रेस जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन उसके पास आगे से कोई जवाब नहीं होता। जबकि साथ ही वहां पर जो गार्ड होता है वो आके बढ़ता है और उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम दोनों का आपस में हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारी फोर्ट्रेस के लीडर के यहाँ पर इंसल्ट करके तुम्हें यहाँ पर हमारे मास्टर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और अब तुम्हें यहाँ पर इसका हिसाब चुकाना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर उनके सामने करता है जिसकी वजह से रिन कहती है लगता है कि मैंने सारे के सारे प्रोग्राम को खराब कर दिया। तो हमारा जो हाजिन होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं किया, ये तो आज या कल होना ही था, तो क्यों ना आज ही यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे हमारा हाजिन उठकर खड़ा होता है तो उसकी एनर्जी वहां पर रिलीज होती है और गार्ड जो होता है वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है थोड़ी देर पहले तक भी ये लड़का यहीं पर बैठा हुआ था लेकिन मैंने समझा कि शायद कोई आम सा गार्ड होगा, इसी वजह से मैंने इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन अब जबकि ये उठकर खड़ा हुआ है और उसे देखने के बाद, इसका पोस्टर देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये बंदा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। हमारा हाजिन उन लोगों से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर तुम लोग यहाँ पर हमारे रास्ते में नहीं आते, हम लोग अपने रास्ते यहाँ पर से निकल जाते और जाकर अपना काम करते जो भी हम करने के लिए आए थे, लेकिन अब जबकि तुम लोग यहाँ पर हमारे रास्ते में आ चुके हो तो क्यों ना तुम्हारा फायदा उठाया जाए। तो गार्ड उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे फोर्ट्रेस के मास्टर की इंसल्ट किया और इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और हमारा जो हाजिन होता है वो डोंगबिल से कहता है कि डोंगबिल तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, बाहर जितने लोग छत के ऊपर हैं उन सभी को नॉकआउट करके आओ। तो डोंगबिल कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूं और इसी के साथ ही डोंगबिल बड़ी तेजी के साथ बाहर चला जाता है। जब वो बाहर की तरफ जा रहा था इसी के साथ ही गार्ड कहता है कि अब ये कहां पर जा रहा है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को यूज करने लगता है लेकिन उसकी तलवार वहां पर यूज नहीं हो पा रही होती क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ उसको वहां पर हैंग कर देता है। हमारा हाजिन वहां पर डीमन एम्परर की स्पेशल टेक्निक वॉइड कैप्चरिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। तो वो गार्ड कहता है कि ये तो वॉइड कैप्चरिंग टेक्निक है लेकिन इतना ज्यादा यंग मास्टर यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं यहाँ पर इसे नहीं हरा सकता, चाहे वो 50 गार्ड जो बाहर हैं वो सभी मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करे तब इसे नहीं हरा पाएंगे। और वो चिल्लाकर कहता है कि मैडम यहाँ पर से भागे, लेकिन मैडम के पास भागने का टाइम नहीं होता क्योंकि हमारा हाजिन उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वहां पर जाने के बाद उसके गर्दन के ऊपर मारता है जिससे मैडम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद गार्ड अपनी तलवार लेकर हमारे हाजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार को सामने की तरफ एक स्पेशल टेक्निक के साथ स्टैब करता है तो हमारा हाजिन एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तो इस बात से वो और भी ज्यादा हैरान होता है। तो गार्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मेरी तलवार को सिर्फ एक ही हाथ के साथ पकड़ लिया, वो भी बेयर हैंड के साथ, यानी कि इसके हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कोई वेपन वगैरह भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी तलवार जो है इसकी जो संशीत करने की टेक्निक थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और साथ ही जहां पर तुमने जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर स्पिरिट स्वर्ड पवेलियन से हो, क्या तुम वाकई में रेडियंट स्पिरिट पवेलियन के मास्टर के डिसाइपल हो। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्ड और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हारी फुटवर्क टेक्निक और तुम्हारी तलवार निकालने के पोस्टर से पता चल गया कि तुम उसी के डिसाइपल हो सकते हो, लेकिन वो टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी। अगर यहाँ पर तुमने सही तरीके से उस टेक्निक को सीखा तो मैं कभी भी तुम्हारी तलवार को एक हाथ से नहीं पकड़ सकता था। और हमारा हाजिन उसकी तलवार को तोड़ देता और साथ उसे एक जबरदस्त किक मारता जिससे वो पीछे दीवार के साथ पटकता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके वहां पर बेहोश होने के बाद हमारा हाजिन कहता है लगता है कि डोंगबिल ने भी अपना काम पूरा कर दिया है। डोंगबिल अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंसील किया है, उसने अपनी एनर्जी को यहाँ पर दबा कर रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसने सारे के सारे 50 गार्ड्स को बिना अपनी डिमोनिक एनर्जी के नॉकआउट कर दिया। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। तो डोंगबिल वापस आता है और उसे कहता है कि मास्टर काम हो गया है। तो हमारा हाजिन कहता है चलो फिर यहाँ पर से निकलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब इन दोनों का क्या करेंगे। तो हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर इनको यूज करने वाले हैं, इनको यहाँ पर बंदी बना लिया जाएगा और इन्हें लेकर हम लोग अगली जगह के ऊपर चलते हैं। और वहां पर जाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग 3 दिन वहां पर रुकेंगे। और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा हाजिन
उनसे कहता है लोग वहाँ पर जाने के बाद हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। तो डोंगपिल कहता है तो मास्टर हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर से सीधा रेड क्लिफ की तरफ जाने वाले हैं जो कि हुबाई में है। वहाँ पर जाने के बाद मैं माउंट हुआ के सेक्टर के लीडर से मिलना चाहता हूँ, यानी वाइस लीडर से मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद वाइस लीडर के साथ जाकर मिलता है तो वाइस लीडर उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर ब्लड फोर्ट्रेस के जो मास्टर है उनकी मिस्ट्रेस और साथ में उसके गार्ड को बंदी बना लिया है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इसमें बुराई क्या है, मैं यहाँ पर उन दोनों को यूज करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ना यहाँ पर अगर उन दोनों को तुमने मिसट्रीट किया तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर जंग छिड़ सकती है। हाजिन कहता है नहीं, मेरे दोस्त इस वक्त उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी हाउ फैक्शन की तरफ से एक लेटर लिखो। ये लेटर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर के लिए होना चाहिए और ऊपर तुम्हारे हाउस सेक्टर की मोहर भी लगी होनी चाहिए। उन्हें बताओ कि यहाँ पर कोई बंदा है जिसने यहाँ पर मिस्ट्रेस और साथ में उनके गार्ड जो है उन दोनों को बंदी बनाकर रखा हुआ और उनके साथ डील करना चाहता है। मैं माउंट हुआ के मास्टर के साथ निगोशिएट करना चाहता हूं। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम उसके साथ निगोशिएट करोगे? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं उससे मिलना तो चाहता हूं लेकिन मैं उसके साथ निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इस बात से वो भी काफी हैरान होता है और कहता है तो इस बात का क्या मतलब है? हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर उसको पकड़ने वाला हूँ, यानी कि मैं इन दोनों को मोहरा बनाकर इन दोनों की लालच देकर माउंट हुआ के सेक्टर के लीडर को यहाँ पर बुलाऊंगा। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं उसे पकड़कर बंदी बना लूंगा। उसके बाद मेरा असली प्लान यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उसी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तो वहां पर वाइस कैप्टन जो होता है साइलेंट विंड स्क्वाड का जो वाइस कैप्टन होता है वो बाकी के सभी जो 50 गार्ड्स होते हैं जो बेहोश हो गए थे वो उन सभी के ऊपर गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम कमीने लोग यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को भी नहीं बचा सके। तुम लोग तकरीबन 6 घंटे तक वहां पर बेहोश रहे। अगर तुम लोग यहाँ पर मिस्ट्रेस की बॉडी को गार्ड नहीं कर सकते तो फिर तुम सभी का यहाँ पर बॉडी गार्ड होने का फायदा ही क्या है? और ऊपर से अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम लोग उनके ट्रेल्स को भी नहीं ढूंढ सकते। वो एक बड़ी कैरेज में आए थे लेकिन तुम उनके कैरेज के निशान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो लगता है कि तुम सभी के सर करने चाहिए। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं एक एक करके तुम सभी को यहाँ पर मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही साइड के पर्सन का कैप्टन निकल कर आ जाता है और कहता है रुक जाओ, बस बहुत हो गया। कैप्टन उनसे कहता है कि जैसे कि जहाँ पर इन सभी गार्ड्स को नॉकआउट किया गया था और ये सभी गार्ड्स हैं तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए बेहोश रहे, इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल पीक राम का मास्टर था। अगर वो मार्शल पीक राम का मास्टर था तो ये सभी नॉर्मल गार्ड्स उसके सामने टिक भी नहीं सकते थे। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी ला कर दो। तो एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर इस होटल के अंदर जितने लोग थे उन्होंने वहां पर उन चारों लोगों को देखा था और उनके मुताबिक यहाँ पर 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। 2 लड़कियों जिनमें से एक नौकरानी थी और साथ में 2 गार्ड्स थे और उनके पास एक बड़ी सी खूबसूरत कैरेज थी। जब वो बड़ी कैरेज में यहाँ पर आए थे तो यंग मिस ने यानी कि हमारी मिस्ट्रेस ने उस बड़ी कैरेज को देखा था और उसके बाद लोगों का कहना है कि हमारी मिस्ट्रेस जो थी उस कैरेज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसके बाद वो उनके रूम में उनसे मिलने के लिए भी गई थी। तो ये बात सुनने के बाद वो कैप्टन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मिस्ट्रेस के कैरेक्टर के बारे में इतना तो जानता हूँ कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से है और जब भी यहाँ पर इस तरह की कोई खास चीज देखती है तो वो उसको छीनने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लोग जो भी थे वो यहाँ पर हमारी मिस्ट्रेस को किडनैप करने के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि मिस्ट्रेस ने खुद जाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जो भी हो, हमें तो यहाँ पर फोर्ट्रेस के मास्टर नहीं छोड़ने वाले अगर उनके मिस्ट्रेस और उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो। पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वो लीडर जो होता है वहां पर उस पेपर को जला देता है और उस पेपर को जलाने के साथ ही वहां पर उसके सामने जो 50 गार्ड्स होते हैं उन 50 गार्ड को लीड करने वाला जो लीडर होता है उसकी बॉडी को भी वहां पर जला देता है। उसको आग लग जाती है, वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। चलाते चलाते उसकी बॉडी वहीं पर खाक हो जाती है। तो कैप्टन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हैं। अगर 2 हफ्ते में तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस को नहीं ढूंढ पाए तो उसके बाद सेक्टर लीडर हम सभी लोगों को मार डालेंगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, इसलिए जल्दी करो, जल्दी से जल्दी जाकर मैडम को ढूंढो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 139 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 140 अगेन के साथ हाजिर हो, क्योंकि पिछली एपिसोड कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ था। मुझे यहाँ पर ये एपिसोड की रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग दोबारा से करनी पड़ रही है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो रिवर बैंडिट्स का वेट कर रहा था कि कब यहाँ पर रिवर बैंडिट्स जो है वो आए और आकर उनको रिवर को पार करवाएं। तो इसी के साथ ही मिस रिन उसके पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर कब तक उनका वेट करेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि जब तक यहाँ पर जैची उनको लेकर नहीं आ जाते तब तक यहाँ पर उनका वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि एक दिन लग जाए। तो वो उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को यहाँ पर बंदी बनाना चाहते हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, इसमें दिक्कत ही क्या है, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम आदमी है, इसी वजह से हम लोग उसे बंदी बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 9 बड़े सेक्टर्स है, 9 बड़े सेक्टर्स का वो एक लीडर है, इसी वजह से हम लोग उसे अगर बंदी बनाते हैं तो हमारी बात में ज्यादा वजन होगा। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की कंकुबाइन और उसका बॉडीगार्ड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को यहाँ
पर उसके कंकुबाइन की वजह से उसको झुकाया जा सकता है। इसी वजह से माउंट हुआ के लीडर को यहाँ पर बंदी बनाना ज्यादा जरूरी है और उसके बाद हम लोग उसके साथ यहाँ पर डील कर पाएंगे। तो उसके बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस करके देख ले, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कहती है कि वाकई में तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो हाजिन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि यहाँ पर हम दोनों के कपड़े जो है पसीने से भीग ना जाएं। तो वो कहती है लेकिन मुझे पसीना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो काफी ज्यादा चिपचिपा होता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा जबकि तुम यहाँ पर फुल अटैक करना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो अपना रोब उतारती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ, और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा हाजिन वहां पर इस सोच में नहीं होता कि वो इतनी तेजी के साथ अटैक करेगी, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है और मैंने लगता है कि इससे पहले जो वाली टेक्निक इसकी नहीं देखी, इसने इस टेक्निक को छुपा कर रखा हुआ था। ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। इस टेक्निक के साथ यहाँ पर इसकी स्ट्राइक के अंदर सारे के सारे बेसिक्स रूल्स शामिल हैं, यानी कि स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इसमें शामिल हैं। इसके साथ हमारा हाजिन उसे पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बैक फ्लिप करती है, और बैक फ्लिप करने के बाद साथ ही वो पीछे एक पत्थर के साथ टेक लगाकर सामने की तरफ जंप करती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कितनी क्लोज रेंज से इसने यहाँ पर मेरी थंडर क्लैप को अवॉइड कर लिया। इसका मतलब यह है कि इसके स्किल जो है वो एक फाइटर के स्किल है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर इसको एक नाजुक कली समझ रहा था, लेकिन ये एक नाजुक कली नहीं है बल्कि ये एक परफेक्ट फाइटर है। और बड़ी तेजी के साथ वो यहाँ पर अपनी आईसीजन कोल्ड एनर्जी के साथ हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक तो करता है और साथ ही वहां पर उसे महसूस होता है कि अगर वो यहाँ पर उसको अपनी एनर्जी के साथ ब्लॉक नहीं करेगा तो उसके इंटरनल आर्गन्स भी वहां पर फ्रीज हो जाएंगे। तो उसके उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद हमारा हाजिन जो होता है उसे एक पंच मारता है। उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके साथ ही वो पीछे की तरफ गिरती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आज के लिए बस बहुत हुआ। तो वो कहती है क्या, तुमने तो कहा था कि पसीना आने तक हम लोग यहाँ पर अब फाइट प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि बस इतना ही। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम बस इतना काफी है, तुमने यहाँ पर अपने रियल स्किल्स मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर बीस्ट क्लैन के लोगों ने बंदी कैसे बना लिया था, उन्हें तुम्हें किडनैप कैसे कर लिया जबकि तुम्हारे पास इतने कमाल के स्किल्स हैं। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि इस तरह की बात मत करो, तुम्हें यहाँ पर वो बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही याची वहां पर पहुंच आता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे को ले आया हूँ। सामने से एक शिप आ रही होती है, इस शिप के ऊपर बैंडेट्स होने वाले हैं। ये बैंडेट्स जो है वो यहाँ के सबसे ज्यादा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड से हैं, जो कि यहाँ पर इसे रिवर पार करवाने वाले हैं। तो वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं। तो बैंडेट्स का बॉस जो होता है वो हाजिन के सामने आकर खड़ा होता है और वो याची का दोस्त होता है, इसी वजह से वो याची से वहां पर ग्रीट कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारे लेटर में मैंने पढ़ा कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है, लेकिन माफ करना कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका, मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई ज्यादा वेट तो नहीं करवा दिया। और इसी के साथ ही माँ याची उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करवाया। और साथ ही वो कहता है कि ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इनके ऑनर्ड गेस्ट हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम सभी लोग, हम 4 लोगों का ग्रुप है और सभी तुम्हारे साथ जाएंगे। जबकि वो रिवर बैंडेट जो होता है वहां पर उन सभी की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पर 2 बॉडीगार्ड हैं, एक नौकरानी और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की को तो यहाँ पर वेपन यूज करने की भी जरूरत नहीं है, अपनी खूबसूरती से किसी को भी मार डाले। तो हाँ, उसी के साथ ही याची उसे कहता है कि जरा तमीज से बात करो, ये हमारे मेहमान हैं और तुम यहाँ पर इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो बैंडेट जो होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर इस लड़की की खूबसूरती की बस तारीफ कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन समझ जाता है कि ये कोई इतना भी आसान बंदा नहीं है जिसको डील किया जा सके, यानी कि ये बड़ा बदतमीज टाइप का इंसान है। तो इसी के साथ ही वो जो बैंडेट बॉस होता है उसे कहता है कि याची मैं यहाँ पर इनकी आइडेंटिटीज जानना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर इनकी रियल आइडेंटिटीज के बारे में बताओ। तो याची उसे कहता है लेकिन डील हुई थी कि हम यहाँ पर आइडेंटिटीज नहीं बताएंगे, मैंने तुम्हें लेटर लिखा था उसमें बताया था कि सिर्फ गेस्ट हैं, ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें इनके नाम भी बताऊंगा और ये कौन है, कहां से आए हैं। तो बॉस उसे कहता है कि यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इन्हें रिवर पार करवाने वाला हूँ जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इनके नाम और इनके बारे में पता होना चाहिए, ये लोग कहाँ से आए हैं और मेरे लिए मुश्किल तो नहीं क्रिएट करेंगे। याची उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जबकि हमारा हाजिन वहां पर हंस रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो बैंडेट बॉस से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहते, ना ही तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे? हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे नाम जाने और तुमने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें इस रिवर को पार करने नहीं दूंगा। अब तुम चाहे यहाँ पर किसी के साथ भी रिवर पार करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पार करने नहीं दूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो? तो बैंडेट बॉस कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा हाजिन उसे पीटने के बाद वहीं पर उसका मुंह जो होता है पानी के अंदर दबाकर आ जाता है और उसके अपने साथी और साथ में याची और इसके साथ साथ हमारे हाजिन के साथी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। स्पेशली याची उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि यंग मास्टर, ये तुमने क्या
क्या कर दिया। तुम उसके सामने वहां पर सर झुकाकर उससे माफी मांग सकते थे और उसके बाद तुम सभी लोग बड़ी आसानी से रिवर को पार कर जाते। तुमने खुद कहा था कि यहाँ पर लो प्रोफाइल रखनी है, हमेशा यहाँ पर उससे यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए थी और तुमने उसे पीट दिया, तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें रिवर पार नहीं करवाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसे बंदे को यहाँ पर लेकर आए जो चाहता है कि मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊं। चाची उसे कहता है कि एक बार सर झुकाने में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर सर झुकाने की बात होती तो मैं सर झुका लेता, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से चाची काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर सही जगह के ऊपर सर झुकाने की बात हो तो मैं 100 बार भी सर झुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह के ऊपर अपना सर नहीं झुकाऊंगा जहां पर मैं अपना सर झुकाना नहीं चाहता। अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तुम यहाँ पर मेरा साथ देना चाहते हो, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ दो तो तुम्हें अपना सबसे बेस्ट देना होगा, तुम्हें एब्सोल्यूट बेस्ट देना होगा। यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा। तुमने यहाँ पर कोशिश की, तुम यहाँ पर एक बंदे को लेकर आए जो हमें यहाँ पर रिवर पार करवा सकता था, लेकिन ये तुम्हारा बेस्ट नहीं था। तो तुम्हारा बेस्ट होता तुम यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को लेकर आते जो हमसे बिना सवाल पूछे यहाँ पर हमें पार करवाता। इसलिए जाओ अब यहाँ पर दोबारा काम करो अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद जाची से माफी मांगता और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपकी ऑनर को साइड के ऊपर रख दिया था, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि आप यहाँ पर डिमोनिक डिवाइन कल्ट के लीडर हैं। इस बार मैं यहाँ पर इस मिशन को पूरा करूंगा, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए यहाँ पर रिवर पार करने का बंदोबस्त करता हूँ। और इसी के साथ यंगवा भागती वहां पर आती है और कहती है कि यंग मास्टर एक आपके वो दोनों बंधक जो कि इस वक्त कार्ड के अंदर है, उन दोनों को होश आ गई है। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या उन दोनों को होश आ गई? तो वो कहती है हाँ उन दोनों को होश आ गई है। तुम्हारा हाजिन कहता है चलो फिर ठीक है, अब चलकर उन लोगों से बात करते हैं। वैसे भी यहाँ पर भी काफी देर लगने वाली है, इससे पहले कि चाची यहाँ पर नए बंदे का बंदोबस्त करे, हमारे लिए यहाँ पर नई टीम का बंदोबस्त करे। चलो चलकर उन दोनों से जाकर बात करते हैं। जबकि वो दोनों यहाँ पर उठी गए हैं तो जाकर उन लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 140 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।